आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो साथियों, आज हम संविधान सभा के बारे में जानेंगे। संविधान सभा कैसे बनी और कितने मेंबर थे, और संविधान कब अंगीकृत किया गया और कब संविधान लागू किया गया। किताबें सपनों को सजाती हैं, किताबें सपनों को सजाती हैं, किताबों से बच्चों को जोड़ो, दिखावे में इधर उधर मत भटको, पढ़ाई की ओर अपना रुख मोड़ो। कहते ना, जिस मिट्टी की कोई पहचान नहीं होती उसकी तुम शान बढ़ा देते हो, तुम मेहनत करने वाले हो, पत्थर को भी भगवान बना देते हो। तो साथियों, संविधान सभा के बारे में हम जानेंगे। संविधान सभा में कुल 389 मेंबर थे जब संविधान बनना स्टार्ट हुआ। इसके पहले 24 मार्च 1946 को हमारे देश में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान का कार्य शुरू होता है। तो 389 मेंबर उपस्थित होते हैं, जिनमें से कि 292 जो होते हैं वो ब्रिटिश भारत के निर्वाचित सदस्य होते हैं। 292 जो होते हैं सदस्य वो ब्रिटिश भारत यानी अंग्रेज भारत के निर्वाचित सदस्य होते हैं। कितने? 292। 4 जो होते हैं चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होते हैं, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। इनको हम ABCD के नाम से याद कर सकते हैं। A मतलब अजमेर, B मतलब बलूचिस्तान, C मतलब कुर्ग यानी कर्नाटक का जो हिस्सा आता है, और D मतलब दिल्ली। अजमेर, A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग कर्नाटक का जो हिस्सा है, और D का मतलब दिल्ली। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। उसके बाद 93 जो मनोनयन करके आए वो देसी रियासतों थे। देसी रियासत के लोग थे, वो कितने थे? 93। अब संविधान सभा की जब प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, तो उसमें 207 मेंबर उपस्थित होते हैं। कितने मेंबर? 389 मेंबर में से 207 मेंबर उपस्थित होते हैं केवल। कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक। और इसमें 9 महिलाएं उपस्थित होती हैं। कितनी महिलाएं? टोटल 15 महिलाएं थी। 15 महिलाओं में 9 महिलाएं उपस्थित हुई। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि 73 मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो उपस्थित नहीं हुए। 73 मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं उपस्थित हुए, और देसी रियासतें भी उसमें हिस्सा नहीं लिए। अब संविधान सभा का जब पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, तो उसमें क्या हुआ कि जो सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। फिर उसके बाद दूसरी जब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की, इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया। बिहार गांधी के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद तीसरी जो बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को जब तीसरी बैठक हुई, तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव लाया। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। तब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि अभी हम इसको पारित नहीं करेंगे, क्योंकि देख तो लें कि हिंदू महासभा आना चाहती है कि नहीं, मुस्लिम लीग शामिल होना चाहती है नहीं, देसी रियासतों के लोग आना चाहते हैं या नहीं। फिर उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। तो पूछा जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की किस बैठक में आया? 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में लाया गया। लेकिन ये पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंबेडकर जी महान पर्सनालिटी, महान व्यक्तित्व के स्वामी डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी, इनको केवी राव, डॉक्टर केवी राव जी ने कहा जनक एवं जननी का दर्जा दिया। मतलब ये संविधान की माता और पिता दोनों हैं। सभी लोगों ने इन्हें जनक का दर्जा दिया, लेकिन केवी राव जी ने जनक एवं जननी दोनों का दर्जा दिया। अब इसमें क्या हुआ कि संविधान सभा जब बनी
तो अंबेडकर जी ने अपना नाम मुंबई से पहले दिया। सारी पार्टियां एक हो गई कि कुछ भी हो अंबेडकर जी राजनीति में नहीं आने चाहिए। हुआ वही कि अंबेडकर जी चुनाव हार गए, लेकिन इन्होंने दोबारा क्या किया, बंगाल के क्षेत्र से अपना नाम दिया। वहाँ मुस्लिम लीग का सहयोग मिला और वहाँ से जीत जाते हैं चुनाव। जब चुनाव जीत जाते हैं तो क्या होगा कि चुनाव तो जीत गए, अब वहाँ पर जब बंगाल का विभाजन हुआ, पूर्वी बंगाल और पश्चिम का बंगाल दोनों हिस्से जब बटे, वही बाद में पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश बना। अब अंबेडकर जी तो भारत देश में रहेंगे, लेकिन सीट कहाँ चली गई, बांग्लादेश में। तो अब सबको लग गया था कि अंबेडकर के बिना संविधान बन नहीं सकता, अंबेडकर जान है संविधान की, अगर अंबेडकर जी नहीं होंगे तो ये संविधान बनकर तैयार नहीं होगा। अब जैसे BN राव जी का नाम है बेनेगल नरसिंह राव, तो बेनेगल नरसिंह राव ICJ इंटरनेशनल कोर्ट में मेंबर रह चुके हैं। इन्होंने संविधान में हेल्प किया बनाने में, लेकिन इसके लिए पैसा नहीं लिया। साथियों, BN राव जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा, BN राव जी ने क्या कहा, बेनेगल नरसिंह राव जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि अंबेडकर जी को संविधान सभा का मेंबर कहीं ना कहीं से बनाना है। अब सबको लग गया था कि संविधान अंबेडकर जी के बिना लिखा नहीं जा सकता है, क्योंकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए, अमेरिका गए, इंग्लैंड से पढ़ाई किए, और जो डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री है DSc की, वो अंबेडकर जी और डॉक्टर KR नारायण दो ही लोगों के पास भारत में डिग्री है, डॉक्टर ऑफ साइंस। अब BN राव जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा, और राजेंद्र प्रसाद ने BG खेर से कहा, बाल गंगाधर खेर, जो कि मुंबई के क्या थे, PM थे उस समय। पूरा महाराष्ट्र मुंबई का क्षेत्र था, जिसे मुंबई के नाम से जानते हैं। तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ के अध्यक्ष के रूप में कौन बैठाए गए थे, मुकुंद राव जायकर, MR जायकर। अब क्या हुआ कि यहाँ से BN राव जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने BG खेर से कहा, BG खेर ने MR जायकर से इस्तीफा लिया, और वहाँ से अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो इनका बचपन से ही संघर्षशील इनका जीवन रहा, संघर्ष करते रहे और संघर्षों से लड़ते रहे। अब देखिएगा, कोई भी व्यक्ति अगर महान बना है तो उसके पीछे उसका संघर्ष है, उसकी मेहनत है, उसका कर्तव्य है, और उसकी ईमानदारी है, उसकी लगन है। ठीक, कभी क्या था कि अंबेडकर जी को स्कूल से बाहर निकाल देते थे लोग, और वहाँ के अध्यापक लोग बैठने नहीं देते थे पढ़ने। और आज आप जाओगे किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, किसी ऑफिस में, तो अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई है, लोग फूल माला चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो स्थान हासिल किया और उतनी मेहनत किया, उतना संघर्ष किया अंबेडकर जी ने, कि आज हर व्यक्ति अंबेडकर जी का नाम सम्मान के साथ लेता है। कोई भी व्यक्ति अगर महान बना है तो उसको पढ़ना चाहिए। आप पढ़िए स्वामी विवेकानंद के विचारों को, पढ़िए अंबेडकर जी के विचारों को, पढ़िए APJ अब्दुल कलाम के विचारों को, पढ़िए आप भगत सिंह के विचारों को। जो भी महान पुरुष हुए हैं, कहीं ना कहीं वो एजुकेशन, शिक्षा से जुड़े थे। अंबेडकर जी ने क्या कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो साथियों, अब क्या हुआ कि मुकुंद राव जायकर ने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा दे दिया तो अंबेडकर जी मुंबई से अध्यक्ष बन गए। कहां से अध्यक्ष बने? मुंबई से। उसके बाद प्रारूप समिति बनी। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को। अब पूछा जाए कि प्रारूप समिति किसने बनाया, तो कौन बनाए? BN राव, जिन्हें हम बेनेगल नरसिंह राव कहते हैं। उन्होंने 29 अगस्त 1947 को प्रारूप तैयार किया। यानी प्रारूप समिति किसकी देन है? BN राव जी की। और उसमें 7 सदस्य थे, और 7 सदस्य में अंबेडकर जी को अध्यक्ष बनाया गया। किसको अध्यक्ष बनाया गया? अंबेडकर जी को, BR अंबेडकर जी को अध्यक्ष बनाया गया। अब देखिए कि जब ये BN राव जी 29 अगस्त 1947 को प्रारूप तैयार कर देते हैं, प्रारूप समिति बना देते हैं, इसमें 7 सदस्य होते हैं, जिनमें अध्यक्ष किसको चुना जाता है? अंबेडकर जी को।
पूछा जाए कि कुल अधिवेशन कितने हुए, संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए, तो 12 हुए। 11 तो अधिवेशन हुए और जो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई तो वो भी संविधान सभा के अधिवेशन में ही आता है। यानी कुल कितने अधिवेशन हुए, 12 अधिवेशन हुए। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की कड़ी मेहनत के साथ संविधान बनकर तैयार हो गया। भारत शासन अधिनियम 1935 का जिक्र ज़्यादा है। अब देखिए 63,96,729 रुपये का खर्च हुआ और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद संविधान बनकर तैयार हुआ। कब? 26 नवंबर 1949 को। उसी दिन हम 16 अनुच्छेद उसी दिन से शुरू हो जाते, मतलब मानना शुरू हो जाते कि 16 अनुच्छेद उसी दिन से। उसके बाद जो शेष अनुच्छेद बचे वो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। अब जो अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुए कौन कौन से अनुच्छेद थे, जैसे 5 को फॉलो करना शुरू हो गया। अनुच्छेद 5, 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, 9, 60, 324, 366, 367 और उसके बाद 379, 380, 388, 391, 392 और 393 और 394 में क्या क्या कौन कौन से अनुच्छेद लागू हुए, इसलिए कहते हैं कितने अनुच्छेद लागू हुए, 16 अनुच्छेद। कितने? 16। 15 + 1 ये 394 और जो शेष बचे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। बेहतरीन इंसान अपनी मीठी जुबान से जाना जाता, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। पृथ्वी पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। मंजिलें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ता हमेशा पैरों के तले से होकर के गुजरता है। किसी एक इंसान की मदद करने से दुनिया तो नहीं बदलने वाली, लेकिन आप जिस इंसान की मदद करोगे उसकी दुनिया जरूर बदल सकती है। अच्छी पुस्तकें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। अगर आप घर से स्कूल या कॉलेज के लिए निकलते हो तो आप अपने को देखिए ना कि हम कर क्या रहे हैं। अगर कॉलेज जा रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप अपना समय ये मत सोचो कि कोई नहीं देख रहा। जहाँ कोई नहीं देखता वहाँ आप स्वयं देख रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं नहीं। 20 से 25 की उम्र में तुम्हारे सपने तुम्हें सोने न दे तो समझो कि तुम जिंदा हो। इस उम्र में तुम चैन की नींद सो रहे हो तो पता नहीं क्यों जिंदा हो। जिंदगी में चाहे 10 बार फेल हो जाओ, चाहे 100 बार फेल हो जाओ, लेकिन कसम खा लो कि आम आदमी बनकर नहीं जीना। कभी हारने का इरादा है तो उन लोगों के बारे में सोच लेना जिन्होंने कहा था तुम्हारे बस का नहीं है। जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो बहानों का हवाला तो छोड़ना ही पड़ेगा। जो लोग जिंदगी में बहाने बनाते हैं उनके हिस्से में कभी कामयाबी नहीं आती है। जो लोग कामयाब होते हैं उनके हिस्से में कभी बहाने नहीं आते। दिन रात मेहनत करते, दिन रात कामयाबी के सपने देखते। कहने को क्या, दुनिया मेहनत करने में लगी है। असल में कामयाब वही होता है जो बातों से नहीं रातों से लड़ता है। जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए एक डर ही काफी है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप अपना टाइम तो बर्बाद कर ही रहे हैं। अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो साथ में अपना ये मत सोचिए कि माता पिता पैसा दे रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पार्क घूम रहे हैं। ठीक, आज नहीं तो कल उसका भुगतान आप ही को करना होगा। फिर उसके लिए हेल्परी मजदूरी के अलावा कोई कार्य नहीं बचेगा। क्योंकि आज अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो कल मजदूरी करोगे। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो घर से कॉलेज तो निकल जाते हैं, रास्ते में घूमते हैं। जब स्कूल छुट्टी का टाइम हो जाता है तो अपना घर आ गए। माता पिता को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि पिताजी
मजदूरी करके एक एक रुपया जोड़ के अपना कम पहनते हैं, कम खाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे अच्छा पढ़ें यही सोच करके स्कूल भेजते हैं। लेकिन बच्चों को पढ़ना तो है नहीं, मोबाइल फ़ोन यूज किया, दिन भर इधर उधर घूमे और शाम को जब टाइम हो गया तो कहें घर चलो, एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप जो गोल्डन एज होती है 13 से लेकर के 20, 22, 25 साल तक, अगर जो 18 के बाद 18 से 30, 24, 25 की एज होती है उसमें अगर आप पढ़ाई नहीं किए तो ये सोच लेना कि आगे की पूरी लाइफ मजदूरी मेहनत में ही बीतेगा। तो इसलिए आपको मेहनत करना है। अगर माता पिता आपको मौका देते हैं पढ़ने का तो उस मौके का गलत फायदा मत उठाइए, क्योंकि आप गलत करते हो समाज में उसका असर पड़ता है, अन्य बच्चों के पढ़ने का जो मौका मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। एक बच्चे की गलती पूरा समाज भुगतना पड़ता है। तो साथियों, मेहनत करना है, लगातार प्रयास करना है और अच्छे कर्म करना है। कहीं भी रहें, किसी भी विभाग में जाएं तो ईमानदारी के साथ कार्य करें। जय हिंद।